Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. So we are doing chapter number 2, that is electrostatic potential and capacitance of class 12th, जो कि electrostatics unit का ही एक part है. In our last lecture we discussed about इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं चार्जेस की इन एक्सटर्नल फील्ड. तो इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था, मतलब लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी कि एक चार्ज को अगर हम लेकर आए इन्फिनिटी से किसी भी रीजन में जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि हमें कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ा. ठीक है, अगर उस रीजन में कोई भी फील्ड नहीं है. तो अगर हम सेकेंड चार्ज को लेकर आएंगे तब हमें जरूर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. और इस तरह से हमने देखा कि कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा और वही वर्क डन कैसे स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर मैं उस चार्ज को, जो फर्स्ट चार्ज में लेकर आया इन्फिनिटी से किसी भी रीजन में, अगर उस रीजन में पहले से कोई फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर उस रीजन में पहले से कोई फील्ड प्रेजेंट है तब क्या होगा? वर्क डन. तब हमें कुछ ना कुछ तो देखो वर्क डन करना पड़ेगा. लेट्स से यहां पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट था, सोर्स चार्ज, ऑलराइट, ठीक है, जिसकी वजह से इस रीजन में फील्ड है बहुत सारा. ठीक है, हर तरफ इस तरह से कुछ ना कुछ फील्ड है. ऑलराइट, अब हम इन्फिनिटी से क्या लेकर आना चाहते हैं? एक चार्ज को लेकर आना चाहते हैं इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक इस फील्ड के अंदर, लेट्स से पॉइंट पी पर. ठीक है, तो अब इस फील्ड, जो ये सोर्स चार्ज है, देखिए इसकी वजह से आसपास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा. सो लेट्स से जिस पॉइंट पर मैं लेकर आना चाहता हूं इस चार्ज को, वहां पर पोटेंशियल कितना है? V. ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल है V. तो इस पोटेंशियल V के होने का मतलब क्या है? पोटेंशियल की डेफिनेशन को याद करो. पोटेंशियल की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज अ वर्क डन, कि कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा. पोटेंशियल यही बताता है कि अगर मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से यहां पर लाना हो, इस पॉइंट तक लाना हो, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये चीज मुझे पोटेंशियल बता देता है. ठीक है, तो अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पर क्यू नॉट चार्ज को लेकर आऊंगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, वर्क डन हो जाएगा चार्ज क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल V. ठीक है, और यही वर्क डन कैसे स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर. तो अब ये समझिए कि अगर मुझे इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, ये चीज मुझे पता होनी चाहिए. क्योंकि अगर मुझे V पता है, यानी कि पोटेंशियल, और कितने चार्ज को मैं लेकर आ रहा हूं इन्फिनिटी से, ये भी मुझे पता है, सो आई कैन कैलकुलेट वर्क डन. वर्क डन ही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की निकल जाएगी. अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल. डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो डाइपोल को हम छोड़ नहीं रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से हम इसके पीछे पड़ गए हैं. पहले हमने देखा डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. सेकंड चैप्टर में हम एक बार पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है ना. इक्वेटोरियल लाइन पर या फिर एक्सियल लाइन पर या फिर किसी भी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है वो हम देख चुके हैं. अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डाइपोल की वजह से हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो अगर मुझे देखो यहां पर क्या कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी जाननी है इस सिस्टम की, तो यहां पर क्या है? ऑलरेडी देखो दो चार्ज होते हैं डाइपोल के अंदर, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि मुझे अभी इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो वो पॉसिबल नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी बताना यहां पर पॉसिबल नहीं है. अभी मैं आपको समझाऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी हम क्यों नहीं बता सकते. ठीक है, वो नहीं बता सकते. क्या बता सकते हैं यहां पर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बता सकता हूं. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो मैं किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है वो नहीं बता सकता. ठीक है, अभी मैंने देखो क्या बताया आपको, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर मुझे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पता है, किसी पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल V पता है, तो मैं बता सकता हूं कि मुझे उस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा. दैट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ दैट पोटेंशियल. ठीक है, वो मुझे पता है. लेकिन इस सिचुएशन में जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल बता पाना पॉसिबल नहीं है. जैसे कि देखिए पॉजिटिव चार्ज कहां पर लोकेटेड है? पॉइंट B पर लोकेटेड है.
ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब यहां पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर सेम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल के बारे में, तो क्या पोटेंशियल की वैल्यू भी हर एक पॉइंट पर सेम है? सो योर आंसर विल बी नो, है ना। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जहां पोटेंशियल क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर यहां पर पोटेंशियल कुछ है तो उससे कम यहां पर होगा, उससे भी कम यहां पर होगा, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यही डायरेक्शन है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कुछ ही नहीं होता कि फील्ड कहां से स्टार्ट हुआ या फिर कहां पर ये खत्म हो रहा है, ठीक है। ऐसा कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट हमारे पास है नहीं। मान लेते हैं अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, लेट्स से कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर। ये किसकी वैल्यू है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर, हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू है 10, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, वो क्या रिलेशन था? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। आपको याद होगा नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल यानी कि dv अपॉन dr। नेगेटिव साइन यहां पर साथ में ही आता है, नेगेटिव साइन की वजह से ही हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है जहां पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है, ठीक है, नेगेटिव साइन की वजह से। सो अब यहां पर देखिए, एक स्टूडेंट अगर बोलता है इस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को 10 वोल्ट पर मीटर बनाना है, तो वो ये कह सकता है कि यहां पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है लेट्स से 0 वोल्ट, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 1 मीटर, और वो कहता है यहां पर पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, ठीक है। यहां पर पोटेंशियल मान लो 20 वोल्ट है, ठीक है। अगेन डिस्टेंस इज 1 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्लियर है। तो वो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, मैं कहूंगा कि सही बात है, 0 वोल्ट और 10 वोल्ट। अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना है, मैंने बट ये डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग पोटेंशियल बना दिया, डिक्रीजिंग बोलते बोलते, वेट, आई शुड राइट इट इन ऑपोजिट ऑर्डर। मैं यहां पर लिखता हूं 20 वोल्ट, फिर यहां पर लिखता हूं 10 वोल्ट, फिर यहां लिख देता हूं 0 वोल्ट, क्योंकि मैंने खुद ही बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है जहां पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ठीक है। सो अब ये बिल्कुल सही है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कितना है? 10 वोल्ट। डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। सो 10/1 इज 10, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अगेन 10, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो ये स्टूडेंट जो ये बता रहा है मुझे बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि अच्छा इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है। अब कोई दूसरा स्टूडेंट अगर बोलेगा कि नहीं, यहां पर मानो पोटेंशियल है 100 वोल्ट, ठीक है, यहां पर मानो पोटेंशियल कितना है 90 वोल्ट, यहां पर मानो पोटेंशियल है 80 वोल्ट, तो वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट, डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो अगेन इस सिचुएशन के हिसाब से भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही आता है 10 वोल्ट पर मीटर। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो मैं किसको सही बोलूं? मैं किसी को भी सही नहीं बोल सकता, दोनों ही सिचुएशन सही हैं, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो आप अब आई होप इस चीज को समझ गए होंगे कि किसी एक पॉइंट पर मैं नहीं बता सकता कि कितना पोटेंशियल होगा, पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना है मैं नहीं बता सकता, पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है मैं नहीं बता सकता, ठीक है। सो वी कांट टेल एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। वो हर एक के हिसाब से अलग अलग हो सकती है ना, वो हर एक के हिसाब से अलग हो सकती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जो कि दोनों डेफिनेशंस बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब मुझे पोटेंशियल ही नहीं पता तो मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे बताऊं? नहीं बता सकता, है ना। चार्ज को अगर मैं पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूं इस पॉइंट पर जितना भी पोटेंशियल है, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। इस चार्ज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अभी मैंने ये समझाया कि हम पोटेंशियल नहीं बता सकते, सो पोटेंशियल एनर्जी भी हम नहीं बता सकते, बट हम चेंज कितना है वो जरूर बता सकते हैं। देखिए दोनों ही स्टूडेंट्स जो बता रहे हैं उनमें पोटेंशियल में चेंज बिल्कुल सही है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता हूं तो पोटेंशियल में 10 वोल्ट का डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाता हूं तो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। सो चेंज इन पोटेंशियल इज
समथिंग विच वी कैन टेल, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम बता सकते हैं। डाइपोल के केस में हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये पॉइंट कुछ हद तक डाइजेस्ट हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा कि हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू, ओके। हम डेल्टा यू कैलकुलेट करने वाले हैं और डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। और वर्क डन हम कौन सा काउंट करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करता है वो, या फिर जो ये फील्ड वर्क डन कर रहा है, किसका वर्क डन हम काउंट करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट का, राइट। सो आई विल राइट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। और अगर कोई कहता है नहीं मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क डन किया वो देखना है, तो वो वर्क डन क्या होता है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सो मैं बोलूंगा कि आप नेगेटिव साइन के साथ में लिख दो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, तब ठीक है। वर्क डन बाय फील्ड, फील्ड ने जितना वर्क डन किया नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। तो अगर हम फील्ड ने जो वर्क डन किया वो देखते हैं तब नेगेटिव साइन लगा देते हैं, और एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क डन किया तब हमें कोई नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है। जितना भी वर्क डन देखो एक्सटर्नल एजेंट करता है वो एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर होता जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस डाइपोल के बारे में। डाइपोल पर जब हम फील्ड में रखते हैं तो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं। कितना डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं, 2a, वो सबको पता होगा 2a क्यों मानते हैं, तो क्योंकि ये हाफ हाफ करना इजी है, 2a को हाफ हाफ पार्ट में हम कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा, q टाइम्स ऑफ e इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये फोर्स किसकी वजह से एक्ट कर रहा है, फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है हर जगह पर, यहाँ पर सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ओके। सो व्हाट इज नेट फोर्स, ये तो रट गया होगा, सबको याद है। नेट फोर्स इस सिचुएशन में क्या होता है, जीरो होता है। तो ये मैंने कैसा सवाल पूछा, नेट फोर्स इज ऑब्वियसली जीरो, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टॉर्क क्या है, तो टॉर्क आप फर्स्ट चैप्टर में इसे कैलकुलेट करके आए हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस देखो सेम पॉइंट पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। ये दोनों फोर्सेस इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों फोर्स क्या बनाएंगे, कपल, या फिर मैं कह सकता हूं टॉर्क, ठीक है। तो यहां पर होगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद होना चाहिए। टॉर्क होता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर, जो वेक्टर P है उसको मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, है ना। सो वो बन जाता है टॉर्क, यानी कि क्या होता है, टॉर्क ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो होता है वेक्टर P क्रॉस E, ठीक है। वेक्टर P क्रॉस E, ये बन जाएगा टॉर्क। तो अगर मैं इस टॉर्क को वेक्टर है तो किस डायरेक्शन में है, अब आप मुझे बताइए ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आउट ऑफ द बोर्ड या फिर इनवर्ड्स, आउटवर्ड बोर्ड की बाहर की तरफ या फिर बोर्ड के अंदर, इनवर्ड होना चाहिए, किस डायरेक्शन में ये होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वेक्टर P आपको पता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये होती है हमारे डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, ये एक वेक्टर हो गया, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो हमें जब डायरेक्शन जाननी होती है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ, दिस इज माय फर्स्ट वेक्टर, दिस इज माय सेकंड वेक्टर, है ना, ऐसे कर लेता हूं मैं। तो ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है डाइपोल मोमेंट वेक्टर, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, यहां से अपने राइट हैंड को कर्ल करूंगा फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ, थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ, है ना, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि टॉर्क, टॉर्क की डायरेक्शन मुझे थंब यहां पर बता देगा, तो टॉर्क एक्ट करेगा इनवर्ड। और ये टॉर्क किसकी वजह से है, फील्ड की वजह से। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ये फील्ड की वजह से टॉर्क है, ठीक है। अभी तक एक्सटर्नल एजेंट ने कोई मेहनत यहां पर नहीं की, कोई काम उसने नहीं किया है, ठीक है। अब जितना एंगल ये बना रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा 1, ठीक है। ये हमारा इनिशियल एंगल है थीटा 1, जितना ये डाइपोल मोमेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में बना रहा है। अब हम ले आते हैं एक्सटर्नल एजेंट को यहां पर, क्योंकि देखिए ये जो टॉर्क है वो इस तरह से एक्ट कर रहा है कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है,
अभी अभी हमने कैलकुलेट करके देखा, आप दोबारा भी कर सकते हैं, वेक्टर P क्रॉस E करना है और डायरेक्शन पता लग जाएगी, इनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये अपने आप तो डाइपोल क्या होना चाहता है, इस तरह से रोटेट होना चाहता है इस डायरेक्शन में, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट आएगा, रोक देगा इसको और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कैसे रोटेट करना चाहेगा इसको, कुछ इस तरह से, ठीक है, अगेंस्ट द फील्ड। एक्सटर्नल एजेंट हमेशा कैसे काम करेगा, अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड के अगेंस्ट ही वो काम करेगा। तो अब ये है एक्सटर्नल एजेंट जो करेगा, ठीक है, वो टॉर्क कुछ इस डायरेक्शन में लगाना, वो फोर्स लगाएगा ऑब्वियसली, और वो फोर्स क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा, ठीक है। तो वो अपनी इस डाइपोल की पोजीशन को कर देगा थोड़ा सा चेंज, लेट्स से कुछ इस तरह से, दिस इज नाउ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नाउ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब ये डाइपोल कितना एंगल बना रहा है, पहले हमारा डाइपोल एंगल बना रहा था θ1 और नई पोजीशन पर वो एंगल बना रहा है, लेट्स से ये नया एंगल, इसको मैं बोलूंगा θ2, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट ने क्या किया, हमारे डाइपोल के एंगल को चेंज कर दिया θ1 से θ2, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुई, डाइपोल वहीं का वहीं है, लेकिन उसका एंगल जरूर डिस्प्लेस हुआ है। सो आई कैन से यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, ओके। तो कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो यहां पर हुई है वो हुई है फ्रॉम θ1 टू θ2, तो मैं लिख सकता हूं θ2 फाइनल माइनस इनिशियल, इतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। टॉर्क, अब जो एक्सटर्नल एजेंट देखो फोर्स लगाएगा या फिर टॉर्क लगाएगा, वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, जो फील्ड लगा रहा था वो इनवर्ड लगा रहा था, तो जो एक्सटर्नल एजेंट है वो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट लगाएगा, ठीक है। आप वैसे भी देख सकते हो एक्सटर्नल एजेंट जिस तरह से इस डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं, देखो यहां से उसे यहां किया, ठीक है, इसको रोटेट किया, तो अगर हम अपने राइट हैंड को कर्ल करें इस तरह से, तो थंब गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू फील्ड, ठीक है। फील्ड का जो टॉर्क है वो इनवर्ड है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो टॉर्क है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड वाइज तो बिल्कुल सेम है। देखो वेक्टर P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड क्या होता है, P E साइन थीटा, ठीक है, P E साइन थीटा, ये हो जाता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो बिल्कुल सेम है, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। अगर ये इनवर्ड है तो ये जो टॉर्क लग रहा है वो कहां लग रहा है, आउटवर्ड, क्लियर है। ये कैसे वेक्टर्स होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। आपको याद होगा रोटेशन में हमेशा कैसे वेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्सियल वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वेक्टर है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये टॉर्क है कि इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हमें देखिए क्या करना है इस सिचुएशन में, करना क्या, एक्सटर्नल एजेंट क्यों आया यहां पर, एक्सटर्नल एजेंट कुछ वर्क डन करने के लिए आया, ठीक है। अब वर्क डन यहां पर क्या होगा, वर्क डन, ठीक है, किसकी वजह से देखेंगे, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से देख लेते हैं, ठीक है। हमेशा हम एक्सटर्नल एजेंट की वजह से ही वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो कितना होना चाहिए, जितना टॉर्क एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया, ठीक है, वो टॉर्क और जितनी डिस्प्लेसमेंट उसने की, ठीक है, उसने डिस्प्लेसमेंट तो देखो इतनी कर दी θ2 माइनस θ1, यानी कि इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट उसने कर दी, लेकिन ये जो टॉर्क लग रहा है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, ये टॉर्क कांस्टेंट नहीं है। सो दिस टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट। तो देखो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, मुझे इस वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को मुझे लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तो देखो क्या होता है, यहां पर डेल्टा थीटा आना चाहिए, ठीक है। चेंज जितना भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आया है, मतलब कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये यहां पर होता है। ये तो जनरल तरीका है, जनरल तरीका है, लेकिन यहां पर हमें देखिए जब टॉर्क कांस्टेंट ही नहीं है तो हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते, हमें छोटे छोटे पार्ट्स में इस डिस्प्लेसमेंट को तोड़ना होगा, डी थीटा, ठीक है। हम ये मानेंगे हम थोड़ा सा ही डिस्प्लेस करेंगे इस डाइपोल को, बिल्कुल थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, कितने एंगल से डिस्प्लेस करेंगे, डी थीटा से, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, हमारे टॉर्क के साथ। जितना भी एक्सटर्नल एजेंट हमारा क्या लगा रहा है, टॉर्क लगा रहा है, तो दो वेक्टर्स का यहां पर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और इससे हमें कैसा वर्क डन मिलेगा, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि डी डब्ल्यू। और ये डी डब्ल्यू क्या है, बाय एक्सटर्नल एजेंट,
ठीक है। सो दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये हो गया टॉर्क, ठीक है, जो एक्सटर्नल एजेंट टॉर्क लगा रहा है, डॉट डी थीटा वेक्टर। अब ये देखिए एक्सटर्नल एजेंट ने जो टॉर्क लगाया वो तो आउटवर्ड्स है, आपको डायरेक्शन क्लियर है। एक्सटर्नल एजेंट ने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है वो किस डायरेक्शन में की है, यानी कि इस डी थीटा वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में सोचो, ये क्या है, ये इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है। सोचिए डी थीटा जो एक्सटर्नल एजेंट ने डिस्प्लेसमेंट की है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो किस डायरेक्शन में की है। देखो पहले ये डाइपोल ऐसे था, बाद में डाइपोल ऐसे हुआ है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से है ना, इस डायरेक्शन में उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो वहीं पर हम अपने राइट हैंड को कर्ल करेंगे। थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो इस सिचुएशन में ध्यान दीजिए दोनों वेक्टर्स, आई एम राइटिंग दिस विद अनदर कलर ताकि क्लियर रहे, ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर्स का देखिए डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और जब एक्सियल वेक्टर्स होते हैं तो हमें डायरेक्शन को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली लीनियर डिस्प्लेसमेंट में तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा फोर्स आगे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी आगे हुई है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। अगर फोर्स ऑपोजिट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट फिर भी आगे हुई है, तो दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो तो हमें समझ में आ जाता है। लेकिन यहां पर देखिए दोनों वेक्टर्स कैसे वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, तो दोनों की डायरेक्शन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने हर एक चीज को लिखा है। जो फील्ड टॉर्क लगा रहा है वो इनवर्ड है, इसीलिए एक्सटर्नल एजेंट जो टॉर्क लगा रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। एक्सटर्नल एजेंट ने जो डिस्प्लेसमेंट की है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। सो बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, यानी कि, और वो डायरेक्शन है क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, जो भी एंगल होगा। लेकिन हमें पता है कि एंगल जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना, जीरो, एंगल कितना होगा, जीरो, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, डी डब्ल्यू, देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा। अब मैं वेक्टर को हटा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात करने वाला हूं अब, ठीक है। सो दिस विल बी टॉर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, उसने डी थीटा क्या की है, डिस्प्लेसमेंट की है, ठीक है, डी थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट। और आप यहां पर लिख लो एक बार के लिए cos 0, ठीक है, cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल, दोनों जब आउटवर्ड डायरेक्शन में तो दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो मैं 180 लगा सकता था, लेकिन यहां पर cos 0 आएगा, जिसकी वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1 के इक्वल होती है ना, तो इसको मुझे यूज करने की जरूरत ही नहीं है। सो नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं जल्दी से। सो डी डब्ल्यू आपको क्लियर है, एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन कर रहा है दैट इज टॉर्क जो एक्सटर्नल एजेंट का है, मल्टीप्लाई करना है डी थीटा के साथ में, ठीक है। cos 0 था, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर मुझे टोटल वर्क डन जानना है, क्योंकि ये थीटा 1 है, ठीक है, ये एंगल थीटा 1 है, और जिस पोजीशन में हम उस डाइपोल को ले आए हैं वो एंगल थीटा 2 है, ठीक है। तो यहां से यहां मुझे टोटल वर्क डन जानना है, तो अब मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। एक्सटर्नल जो टॉर्क था, अब याद कीजिए वो क्या है, पी ई साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड मुझे यूज करना है, मैग्नीट्यूड है पी ई साइन थीटा। सो दिस विल बिकम पी इंटू ई, पी हमारा डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन थीटा, थीटा यहां पर कौन सा एंगल है, ठीक है, जो एंगल डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच में और फील्ड के बीच में है। तो थीटा यहां पर वेरिएबल है, डी थीटा साथ में लग जाएगा, इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां इंटीग्रेशन करना है, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। और जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो टोटल वर्क डन आ जाएगा ना एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, तो आई विल राइट वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। अब मुझे डी डब्ल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना है। डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, डाइपोल मोमेंट तो कांस्टेंट ही है ना, उसका मैग्नीट्यूड P वो तो कांस्टेंट चीज है, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम उसे भी बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो P और E दोनों चीजें बाहर आ जाएंगी क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेट आपको किसे करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना होगा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। दिस इज P मल्टीप्लाइड बाय E। साइन थीटा का अगर इंटीग्रेशन आप सोचेंगे तो वो कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। याद करिए इंटीग्रेशन, साइन को जब इंटीग्रेट करते हैं तब माइनस कॉस आता है, ओके।
अब लिमिट्स डालेंगे θ1 और θ2, सो इट विल बिकम PE, ओके। अपर लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा, देखो माइनस cos θ2, क्योंकि नेगेटिव, या फिर इस नेगेटिव साइन को पहले ही बाहर रख लेते हैं एक बार के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो नेगेटिव को रखा बाहर, ठीक है। अपर लिमिट डालते ही बन गया cos θ2 माइनस लोअर लिमिट डालते ही बन गया cos θ1, ठीक है। अब इस नेगेटिव को अंदर ले जाते हैं, अंदर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस PE, ओ नेगेटिव को हम अंदर ले जा चुके हैं तो यहां पर पॉजिटिव कर देते हैं, इट विल बी cos θ1, अब ये पहले आ जाएगा, दिस इज थीटा, ठीक है। cos θ1 माइनस, अब ये माइनस cos θ2, ऑल राइट। सो दिस इज योर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्लियर है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पता है कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो ही चीज डाइपोल की क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये डाइपोल की क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता, यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते, बट हम चेंज कितना आया इस वर्क डन की वजह से, है ना। एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क डन किया डाइपोल के ऊपर यहां से यहां उसको मूव करने में, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज आएगा, है ना। तो वो जो चेंज कितना आया वो हम बता सकते हैं, वो चेंज हो गया PE cos θ2 माइनस, सॉरी θ1 यहां पर आएगा, cos θ1 माइनस cos θ2, तो ये θ1 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा cos θ2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। अगर हम उसे मूव कर रहे हैं फ्रॉम एंगल θ1 टू एंगल θ2, यूजुअली हम क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहां पर इनिशियल देखिए cos θ1 पहले आ गया और θ2 बाद में आ रहा है, ओके। अब ये देखिए, अगर मैं ये मान लूं कि जो θ1 एंगल है, दिस एंगल θ1 जो हमारा इनिशियल एंगल है उसको मैं क्या मान लूं, अगर वो 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का मीनिंग ये कि हमारा जो डाइपोल है ये कुछ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अलाइंड होना चाहिए हमारा डाइपोल 90 डिग्री के एंगल पर। और अब हम जो एक्सटर्नल एजेंट है वो क्या करेगा, इसको चेंज करेगा इसके एंगल को। अभी एंगल क्या है, डाइपोल मोमेंट, देखिए नेगेटिव वाला चार्ज यहीं पर है और जो पॉजिटिव वाला चार्ज वो यहीं पर है, ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, क्लियर है। अगर एक्सटर्नल एजेंट आकर कुछ भी वर्क डन करता है, एंगल को चेंज करता है इधर या फिर उधर, तो वो इस 90 डिग्री एंगल को चेंज कर रहा है। 90 डिग्री से वो क्या बना रहा है, लेट्स से थीटा, ठीक है। θ1 90 डिग्री हो गया, θ2 को मैं लिख देता हूं सिर्फ और सिर्फ थीटा, ठीक है। किसी भी एंगल पर वो लेकर गया, मान लो कि यहां से वो इस पोजीशन में ही लेकर गया, ठीक है। 90 डिग्री से उसने फाइनल एंगल क्या बना दिया, थीटा बना दिया हमारे एक्सटर्नल एजेंट ने, ठीक है। तो हम देखते हैं इस सिचुएशन में ऐसा करने में, यहां से यहां जाने में उसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, डेल्टा यू, ऑल राइट। तो अभी अभी हमें फॉर्मूला किया, PE मल्टीप्लाई होता है cos θ1, θ1 इज द इनिशियल एंगल, इनिशियल एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो आई विल राइट cos 90 डिग्री, और आप cos 90 को देखकर समझ ही गए होंगे कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, माइनस cos θ2, और θ2 को मैंने कितना मान लिया, जस्ट थीटा से ही रिप्रेजेंट करूंगा, सिर्फ थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा। अब ये देखिए cos 90 डिग्री पर ऑब्वियसली 0 होता है, तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा PE, ये 0 है, ये माइनस साइन के साथ में क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो देखो माइनस बाहर आ जाएगा, नेगेटिव साइन, और ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा इज इक्वल टू डेल्टा यू। सो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया अगर मैं इस डाइपोल को यहां से यहां चेंज करता हूं, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूं तो माइनस PE cos थीटा, थीटा इज द एंगल जो फाइनली बना रहा है, और 90 डिग्री वाले एंगल पर जब एंगल 90 डिग्री है तो उसकी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हम ये कह सकते हैं नहीं है, एक तरह से जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला वो पॉइंट है, ठीक है। हम ये मान लेंगे कि वो पॉइंट कैसा है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला है। सो अब मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं चेंज बोलने की बजाय, क्योंकि ये जो डेल्टा यू है वो क्या है, U2 माइनस U1, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 या फिर
जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 है, ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन 2, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन 1, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन 1 और 2। तो जो फर्स्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन है उस पर मुझे क्या लग रहा है, U1 जहाँ पर देखो थीटा 1 आया था वो 0 हो गया। सो U1 तो ऑब्वियसली हम 0 मान लेंगे, ठीक है, सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। और U2 जो बच गया वो क्या हो गया, माइनस PE cos थीटा। तो है तो अभी भी ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है तो ये U2 माइनस U1 ही, लेकिन हमने अब क्या किया इस सिचुएशन में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि डाइपोल के केस में हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते, हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें अगर बताना ही है कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। जैसे हमने देखो पोटेंशियल जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो किसी भी चार्ज की वजह से, ठीक है, आसपास अगर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो हमें पता है कि एक टेस्ट चार्ज को अगर मैं Q0 को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करता हूं, ठीक है, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ता है, डेल्टा W, वो मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। तो यानी कि मैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस बताना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ पोटेंशियल किसी पॉइंट का हम नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को इन्फिनिटी पर ले जाता हूं, ठीक है, अगर हमारा इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी पर बन जाता है, देन वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। और इन्फिनिटी का मीनिंग यहां पर यह था कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल वाज एज्यूम्ड टू बी 0। अजम्पशन थी ये हमारी कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी हम एक अजम्पशन ही मानकर चल रहे हैं कि जब एंगल 90 डिग्री है, जब cos 90 यहां पर आएगा तो cos 90 की वैल्यू ऑब्वियसली 0 होती है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है, जब एंगल 90 डिग्री है तो हमने ये मान लिया कि वहां पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कह दूं कि 0 है, सो आई कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर मैं किसी भी एंगल के लिए कॉन्फ़िगरेशन जो है डाइपोल की डिफाइन कर सकता हूं, ओके। सो दिस इज माय फाइनल रिजल्ट। मैं फाइनल रिजल्ट एक बार फिर से लिख देता हूं। फाइनल रिजल्ट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे किसी भी एंगल पर निकालनी है डाइपोल की वजह से, सो मेरा फॉर्मूला होगा माइनस PE cos ऑफ थीटा, ठीक है। और cos थीटा कब आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो आई कैन राइट, नेगेटिव साइन को तो एज इट इज रखेंगे, वेक्टर P डॉट वेक्टर E, ठीक है। सो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर P डॉट वेक्टर E। ऑल राइट, सो यू विल यूज ओनली दीज टू फॉर्मूलाज अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी जाननी है डाइपोल की, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में बोला हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते, हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बता सकते हैं, वही चीज हमने कैलकुलेट की है। बट अल्टीमेटली हमने फिर एज्यूम कर लिया कि इस कॉन्फ़िगरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी अगर हम 0 मान लें, तो हम किसी भी और कॉन्फ़िगरेशन पर अगर कोई भी एंगल थीटा बन रहा है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो मैं बता सकता हूं कि उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस PE cos थीटा, या फिर डॉट प्रोडक्ट में लिखूंगा तो माइनस साइन रहेगा, वेक्टर P डॉट वेक्टर E। क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल केस आप कह सकते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल केस। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, ठीक है, जो कि हमें पता लग चुकी है पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी क्या है, और फिर हम देखेंगे पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये 3 स्पेशल केस हम करने वाले हैं क्योंकि डाइपोल के अंदर ये इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जहां से अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी बॉडी को अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करें तो वापस उसी पोजीशन पर आ जाए, है ना, जहां पर वो थी वो वापस उसी पोजीशन में आने की कोशिश करे। और आपने डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले भी पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा है, ठीक है। सो इफ दिस इज माय नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज माय पॉजिटिव चार्ज, अगर डाइपोल कुछ इस तरह से रखा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहां, पॉजिटिव चार्ज यहां, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में हो गया, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में थीटा, अगर मैं थीटा की बात करूं तो वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस टाइम पर दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है और हमें पता है कि ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली होती है, ठीक है। वो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूं, ठीक है, अगर मैंने इसको डिस्टर्ब किया, ऐसा कर दिया, नाउ दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कोशिश करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दोनों फोर्सेस मिलकर टॉर्क बनाएंगे और वो इसको वापस अपनी पोजीशन पर, ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इक्विलिब्रियम इज ऑब्वियसली स्टेबल। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की ही निशानी है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाना चाहता है, ठीक है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो हमें तो पता ही है कि हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब दोनों के बीच में थीटा क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, -P E मल्टीप्लाई होगा कॉस ऑफ द एंगल। अब कॉस ऑफ एंगल यानी कॉस 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 पर क्या होता है, 1 होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी U आपकी क्या बन जाएगी, -P × E इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कॉस 0 पर देखो मैक्सिमम होता है कॉस, ठीक है, लेकिन अगर ये मैक्सिमम है तो ये जो प्रोडक्ट है ना ये मिनिमम बन रहा है, क्यों, इस नेगेटिव साइन की वजह से, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इस स्टेट में कैसी है, मिनिमम है, मिनिमम है। ऑलराइट, अभी हम देखेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मेरा डाइपोल कुछ इस तरह से रखा है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, अगर एंगल 90 डिग्री है तो मैं सेम अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करता हूं -PE cos ऑफ थीटा, और cos 90 पर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला अगेन, -PE cos क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ऑब्वियसली cos 90 डिग्री पर 0 होता है, सो वी विल राइट U इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 है इस स्टेट में जब एंगल कितना है, 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर मुझे मिनिमम भी नहीं है, ये मैक्सिमम भी नहीं है, 0 एनर्जी वाली स्टेट है, ठीक है। और ना ही ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसीलिए यहां पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं वर्ड यूज किया गया है। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये है नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन में नेट फोर्स तो चलो हमेशा ही डाइपोल पर 0 होता है यूनिफॉर्म फील्ड में, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों है, क्योंकि नेट फोर्स तो यहां पर 0 है ही, साथ ही साथ अगर हम टॉर्क देखते हैं तो इस पर देखो ये डायरेक्शन में लग रहा है, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों फोर्सेस सेम लाइन के अलोंग जब लगते हैं तो टॉर्क 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर F नेट और टॉर्क नेट दोनों ही चीजें क्या हैं, 0 हैं इस सिचुएशन में, इसीलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्लियर है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ये कैसी पोजीशन है, 0 एनर्जी वाली पोजीशन है। अगर आपकी डाइपोल मोमेंट वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में कैसा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। लास्ट केस, दैट इज थर्ड केस, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है तो अनस्टेबल वाली क्या होगी, जब हमारा नेगेटिव चार्ज यहां आ जाए और पॉजिटिव चार्ज आ जाए यहां, ठीक है। तो ये सिचुएशन होनी चाहिए। डाइपोल मोमेंट वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी बताओ, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि ये डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, एंगल हो गया 180 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्रीज का एंगल हो गया। अगेन इफ आई यूज द फॉर्मूला U इज इक्वल टू -PE cos पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देखो 180 डिग्री मुझे यूज करना होगा, cos 180 डिग्री, ठीक है। cos 180 डिग्री पर कितना होता है, -1 होता है, -1। तो अगर ये -1 होगा तो ये कितना बन जाएगा, U इज इक्वल टू +P × E, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और अब आपको लग रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी, अगर देखो ये थी -PE और ये है +PE, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है। कैसी पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है इस पोजीशन पर। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो बोलेंगे पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, या फिर हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। तो दोनों का मीनिंग यही है कि ये सिचुएशन ये वाली है जहां पर थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। ऑलराइट। और जब मिनिमम एनर्जी की बात करेंगे या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम की वो बात करेंगे, उस टाइम पर एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें अनस्टेबल को एक बार समझने की कोशिश करें
तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँ, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया, नाउ दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लगता है, फोर्स लगता है फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्सेस आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको पूरा घुमा देंगे, है ना। मैंने तो थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और इसको पूरा ही रोटेट कर देंगे। सो दैट मीन्स ये कैसी पोजीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो वो था, इक्विलिब्रियम का मीनिंग कि यहां पर नेट फोर्स या फिर अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं तो वो जीरो है, नो डाउट वो जीरो है, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर हम उसे डिस्टर्ब करेंगे तो वो पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में ही चला जाएगा। सो दैट मीन्स वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? देखिए जब भी किसी चीज के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो वो अपनी उस पोजीशन में टिकना नहीं चाहता, है ना। स्टेबल इंसान कौन होता है? जिसके पास ज्यादा पैसा कुछ भी चीज ना हो, है ना, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो जिसके पास एनर्जी मिनिमम है ना, सबसे कम एनर्जी है, वो पोजीशन तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी है वो बिल्कुल अनस्टेबल है, वो अपनी पोजीशन में बिल्कुल टिकने को तैयार नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो वो डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। और ये पोजीशन है जीरो एनर्जी की। एनर्जी इसमें जीरो है, लेकिन अगर आप देखेंगे टॉर्क, ठीक है, तो यहां पर एक्ट कर रहा है फोर्स QE और यहां पर एक्ट कर रहा है अगेन QE। तो इस सिचुएशन में वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या करेगा, स्टेबल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर हमारा डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में हो, ठीक है, और हम उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें तो वो कैसे हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आने की कोशिश करेगा। तो यानी कि अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा। तो हर एक चीज, ये तो फंडामेंटल लॉ है कि कोई भी चीज जो होती है वो हमेशा कहाँ जाने की कोशिश करती है, स्टेबिलिटी की तरफ। अनस्टेबल से वो स्टेबल होना चाहती है, ठीक है। तो यहां पर भी यही चीज है, देखो डाइपोल यहां पर बहुत ही अनस्टेबल है, आप उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, अपनी स्टेबल पोजीशन की तरफ वो चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप उसको इस पोजीशन में ले आएगा, ठीक है। और ये पोजीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, यानी कि यहां से फिर वो अपने आप तो देखो नहीं मूव करेगा, हाँ हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो, ठीक है। सो दीज आर 3 डिफरेंट केसेस ऑफ डाइपोल, ठीक है, इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की और हमने तीनों डिफरेंट केसेस भी डिस्कस कर लिए, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस भी हमने डिस्कस कर ली हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। In our next lecture we will discuss numerical problems based on potential energy of dipole या फिर charges की potential energy in external field. Till then keep watching our lectures and thank you.